नमस्कार मित्रों। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। अभी पिछले 2-3 दिनों में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसी के विषय में आज की चर्चा होगी, जिसमें से दो प्रमुख विषय हैं। पहला राज्यों के चुनाव और दूसरा जो है कल ही के दिन जो अपने 13 दिसंबर का जो 13 दिसंबर पे जो अटैक हुआ था संसद पे, उसकी बरसी पे जो कल कुछ तथाकथित लोग घुसे संसद के अंदर, तो ये दो विषय पे हम डिस्कस करते हैं। पहला विषय है कि अभी जो हालिया चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी ने 3 बड़े राज्यों में बड़ी मेजर जीत पाई और जिसमें मोदी जी की गारंटी परिणामों में बिल्कुल साफ दिख रही थी, बिना सीएम का फेस लगाए हुए। तो बहुत दिनों से चर्चा थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्या कोई नया आएगा या फिर जो 16-17 साल से जो सीएम हैं उन्हीं को एमपी जैसे राज्य में फिर से लाया जाएगा। राजस्थान में जो महारानी थी वसुंधरा राजे, उन्हीं को लाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में क्या होगा, क्योंकि वहाँ भी हारने की स्थिति थी और वो 2-3 बार के सीएम रमन सिंह भी वहाँ थे प्रभावी नेता। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि बीजेपी ने जिस तरह से मतलब जो जितनी भी गणनाएं थी उनको किनारे किया। कई 2 राज्यों के तो सीएम के नाम ऐसे थे जिनको कोई मीडिया भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। उसने जितनी भी लिस्ट थी जीते हुए विधायकों की, उनमें से सभी लोगों को खंगाल लिया और 10-15 लोगों के नाम निकाले जो एलिजिबल लगते थे उनको। हालांकि ये तारीफ़ करने वाली बात है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने दूसरी पंक्ति के लोगों को अब वरीयता दी और जिनको लोग जानते भी नहीं थे ऐसे लोगों को आगे लाए। तो जानना ना जानना से फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जो काम होते हैं वो ही आपको जनता के बीच पहुंचाते हैं, वही राजनीति में आपको सही चीज़ें करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम मोदी जी की ही बात करें तो मोदी जी जब भी राजनीति में आए थे, जब भी संगठन से वो राजनीति में आते हैं और 2002 में जब वो पहली बार चीफ मुख्यमंत्री बनते हैं गुजरात स्टेट के, उससे पहले 2001-2 में जब भी वो बनते हैं तो उस समय पहली बार वो विधायक बनते हैं। वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहली बार एमपी बनते हैं। लेकिन उनका काम, हालांकि मोदी और योगी जी से मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना चाहता, हर आदमी का अपना अलग काम करने का तरीका है। और लेकिन जो मोदी जी ने किया है वो तो खैर उस तक पहुँचना एक तरह से मतलब आज की उसमें उस डेडिकेशन के साथ काम करना वो बहुत थोड़ा मुश्किल है। संभव तो नहीं है लेकिन हाँ मुश्किल है उस तरह की पुनरावृत्ति होना। लेकिन आप इस तरह की सोच है आपकी कि आपको अपनी दूसरी लीडरशिप को तैयार करना है, आपको एक ईमानदार छवि के साथ नए लोगों को मौका देना है ताकि पार्टी के अंदर गुटबाजी ना हो सके, ताकि पार्टी के अंदर भी इंटरनल भी अलग अलग गुट बनते हैं जो अलग अलग लोगों को समर्थन करते हैं। कुछ वसुंधरा राजे को करते थे, कुछ एमपी में अलग अलग जो नेताओं थे, क्योंकि बहुत यहाँ के लाइन्स ऑफ लीडर्स हैं जिनके अंदर योग्यता थी सीएम बनने की, लेकिन गुटबाजी को भी नियंत्रित करना था, नए लोगों को सामने लाना था जो नई सोच के साथ सामने आए। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब 2018 में इलेक्शन हुआ है राजस्थान में, तो वहाँ तो नारे लगे थे बाकायदा कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो इस तरह के नारे तो अपने आप ही दिखाते थे कि वसुंधरा राजे को जो मतलब जो उनका जो उस तरह का जो स्टेटस था वो क्या था। और बाकी एमपी में मामा जी ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। उन्होंने बहुत अच्छे विकास किए हैं और काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन एक समय के बाद 17-18 साल तक सीएम रहने के बाद अब नया चेहरा भी चाहिए जो नई सोच के साथ कुछ कर सके, क्योंकि अब उनको जो पाना था उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया एज ए सीएम। अब में भी उनके लिए कुछ नए दरवाजे खुलें, नई चीज़ें आएँ, और हालांकि आएंगी ही। जो इतना अनुभव, इतना वो प्रशासन का, हर चीज़ों का, वो कहीं ना कहीं काम लाया ही जाएगा। इसके लिए भी पार्टी कुछ ना कुछ सोच के ही रखती है। और जो भी उनको सीएम का दायित्व था, उनकी योग्यता तो थी, साथ साथ बीजेपी ने ही उनको सीएम बनाया, बीजेपी ने ही उनको किसी और बड़े नेता को हटा के फिर उनको सीएम बनाया गया। तो ये एक चलता हुआ दौर है और इसी तरह चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। एक चीज़ पे रुके रहना ही समस्या को बढ़ाता है। आप और पार्टियों में देखिए, एक ही के लोग होते हैं जो सर्वे सर्वा डिसीज़न लेते हैं, वही तुरंत नाम तय हो जाते हैं जो उनके गुट के हैं, जो उनके गुट के नहीं हैं उससे रिलेटेड।
मुलायम सिंह को पार्टी का देखिए, उनके यहाँ पहले मुलायम सिंह सर्वे सर्वा थे, फिर अखिलेश यादव एंड फैमिली सर्वे सर्वा हो गई। कांग्रेस को आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही हर चीज़ का नियंत्रण रखता है और वही डिसीज़न लेता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है और नए लोगों को मौका देने की अप्रोच है, आप ये कहेंगे कि सबसे अलग बात जो दिखती है बीजेपी ने, लोग कहेंगे कि बीजेपी ने भी जातिगत तो वो ध्यान रखा। हाँ, तो रखा, मतलब जातिगत जनगणना की जब आप बात कर रहे हैं, जातियों का यहाँ समूह है और जब आपको पॉलिटिक्स में, राजनीति में आपको बने रहना है, आपको सत्ता प्राप्त करनी है, तभी आप कुछ अच्छे डेवलपमेंट या किसी भी तरह के काम कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको जातियों का भी समुच्चय को ध्यान रखना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है, जो समाजवादी पार्टी या और पार्टियां जिस तरह की जातिगत राजनीति करती हैं, वो केवल अपने लालू यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब अपने ही पार्टी के, अपने ही घर के लोगों को ही मुख्यमंत्री बनाने की योग्यता उनके अंदर समझती हैं। चाहे उनका एजुकेशन स्तर कुछ ना हो, चाहे उन्होंने ज़मीनी रूप से कुछ काम ना किया हो, लेकिन उन्हीं के अंदर उनको योग्यता वो दिखती है। हालांकि बीजेपी ने यहाँ पे अलग हटके एक ऐसे यादव को सीएम बनाया जिसको कोई जानता नहीं था। तो ये देखने वाली बात होगी यादव समाज के लिए भी, जिनको जो कृष्ण के वंशज माने जाते हैं, भगवान कृष्ण के, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनके वंशज माने जाते हैं, वो किस तरह से बड़गलाए गए इतने सालों तक। उनके अंदर यूपी में आप देखिए तो एकदम अराजकता का माहौल इस समाजवादी पार्टी ने क्रिएट किया था। उन्होंने इतने सालों तक यहाँ पे शासन किया और नकल और इस तरह की चीज़ों को एक तरह से एकाधिकार बना दिया कि मतलब आप नकल करिए, ये आपका एकाधिकार है। अगर आप कहीं करप्शन करते हैं तो ये आपका एकाधिकार है। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने करी। तो ये दूसरी ये सब चीज़ें हैं जो हमें इस चुनाव में जो नेतृत्व के उसमें दिखी। और जो नए सीएम हैं, जो नए चुने हुए सीएम हैं, चाहे वो राजस्थान के बृजलाल शर्मा जी हों, चाहे मोहन यादव हों, और विष्णुकांत जो सीएम हैं छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के, वो सब होपफुली अच्छा काम करेंगे और प्रदेश के विकास में आगे वो करें, आगे अपना पूरा योगदान देंगे। दूसरा पक्ष आता है कि जो ये कल के दिन संसद पे अटैक हुआ, उसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं कि जो अटैक हुआ वो पूरी तरह से नाट्य रूपांतरण दिखता है, जिसमें जो अटैक करने वाले लोग हैं उसमें या तो वामपंथी विचारधारा से जुड़े या कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग दिखते हैं, क्योंकि वो उनकी जो कुछ फ़ोटोज़ हैं वो कांग्रेस के नेताओं द्वारा भी के साथ भी आई हैं। और वो जो महिला जो बाहर जो चिल्ला रही थी काफ़ी देर तक, जिस तरह के वो नारे लगा रही थी, और उसका वो किसान आंदोलन और सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व थी। तो ये मानने वाली बात है कि उसी दिन, जिस दिन बरसी थी, उसी दिन अटैक होता है और ये लोग किसी बीजेपी नेता के ही पास पर अंदर घुसते हैं। हालांकि वो कैसे घुसे, कैसे उस पास की स्वीकृति मिली, ये भी जांच का विषय है। और लेकिन ये तो दिखता है कि ये पूरी तरह से प्लान्ड था। और मानने वाली बात ये होगी कि मतलब और उस पर फिर हाय हल्ला मच रहा है कि मतलब ये इस तरह के लोग कैसे घुस गए, हमारी सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही। हाँ, ये बात सच है कि सुरक्षा व्यवस्था में कमियां रहीं तभी वो घुस पाए, और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इससे भी कहीं भी जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से लग नहीं रहा कि ये मतलब इसमें किसी भी तरह की विरोधी पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट ना हो। इस समय जिस तरह का ग्राफ दिख रहा है मोदी जी का और बीजेपी का कि वो एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, और 2024 के इलेक्शन में मुश्किल से 3 महीने का वक्त बचा है, तो अब उनके पास कोई मोमेंटम के लिए कोई चीज़ें नहीं हैं। तो उनको किसी न किसी तरह से चीज़ों को डिस्टेबलाइज़ करना है, उनको इस तरह दिखाना है, तो वो इस तरह की चीज़ों में किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाई इनके यहाँ तो वकीलों की लिस्ट है जो याकूब मेनन और अफजल गुरु के लिए भी जाके रात में 3 बजे कोर्ट को खुलवा सकते हैं, उनके लिए केसेस लड़ सकते हैं, राम जन्मभूमि के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, अभी 370 के लिए भी लड़ सकते हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, ये पूरी लिस्ट है इनके यहाँ 8-10 ऐसे वकीलों की जो किसी भी को भी छुड़ा के ला भी सकते हैं। हालांकि ये सब केसेस इन्होंने नहीं जीते, लेकिन वो कई जगह 3 बजे आप किसी आतंकवादी के लिए अगर जिसने 200-300 लोगों को मारा है, उनके लिए आप कोर्ट खुलवा सकते हैं रात में 3 बजे। जज आके उस पर जजमेंट दे सकते हैं, उसकी मौत की सज़ा सुबह होने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि इनका जो लॉबी है वो कितनी मजबूत है। तो उनकी लॉबी का यही काम है कि भाई जो 3-4 लोग 5 लोग जो भी इन्वॉल्व थे इसमें, या 5-6 लोग जो भी इन्वॉल्व थे, मीडिया में जो आ रहा है, उनको बाद में छुड़ा ही लेंगे, उसमें तो कोई उनको दिक्कत नहीं है।
तो जब वो आतंकवादियों के लिए रात में 3 बजे कोर्ट खुलवा सकते हैं तो ये काम तो कर ही सकते हैं। अफजल गुरु की फांसी को बहुत ही सालों तक पेंडिंग रख सकते हैं, जिसने संसद पे हमला किया उसमें वो आरोपी है। तो ये चीज़ें तो कर ही सकते हैं। तो अगर आप वो नारा लगाते हैं भारत माता की जय और हम महिलाओं और उस पर तानाशाही के खिलाफ लड़ें, आप अगर ये कर रहे हैं तो भारतीय गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई संविधान की सबसे बड़ी जो संस्था है संसद, उस पर आप अटैक कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि हम भारत माता की जय, भारत माता की जय अगर आप बोलते हैं तो उस पर अटैक कैसे कर सकते हैं? पहली बात, आपको अगर प्रदर्शन करना है तो आप जंतर मंतर पे करिए, आप इंडिया गेट पे करिए, आप और जगह करिए, बहुत सी जगह है प्रदर्शन करने के लिए। आप इस तरह से अराजकता फैलाएंगे, एंटी नेशनलिज्म वाला काम करेंगे कि आप संसद के अंदर घुस जाएंगे और इस तरह की अफरा तफरी मचाएंगे, तो पूरी तरह से एंटी नेशनल एक्ट है इनका। तो खुल के इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, इनकी इतनी कुटाई होनी चाहिए कि अगली बार इस तरह का काम करने की कोई सोच भी ना सके। तो ये दोनों जो पॉइंट्स थे ये आपके सामने डिस्कस करने थे, और आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। आभार आपका जुड़ने के लिए। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। आभार आपका, धन्यवाद।